दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीरेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज मैं एक ऐसे परमवीर चक्र विजेता कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया के बारे में बताने जा रहा हूं, जिन्होंने विदेश में वीर गति को प्राप्त किया और हमारे भारतीय सैनिकों का युद्ध के समय गौरव बढ़ाया। यूएनओ में भी, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में भी नाम कमाया और भारत सरकार ने मरणोपरांत उनको परमवीर चक्र से नवाजा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं कि ये कैसी स्टोरी है। तो अब हम शुरू करते हैं। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया का जन्म 29 नवंबर 1935 को पंजाब प्रांत में, अभी वो है लेकिन पहले भारत में ही था, तो पंजाब प्रांत में शकरगढ़ एक एरिया है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी का नाम मुंशी राम और माता का नाम धनदेवी था। जब वे मात्र 11 साल के थे, इन्होंने किंग जॉर्ज, हैदराबाद जो है, किंग जॉर्ज मिलिट्री इंडियन स्कूल का फॉर्म निकला था एडमिशन के लिए, उसको भरे। यह रिटन एग्जाम पास कर गए और मेडिकल में यह अनफिट हो गए क्योंकि ये दुबले पतले थे और जब उनका सीना चेस्ट नापा गया तो उसमें फिट नहीं हुए और रिजेक्ट हो गए। इनको बड़ा दुख हुआ। इन्होंने फिर थोड़ा कसरत किया, दौड़ भाग किए, बॉडी को तैयार किए और दोबारा जो है 1-2 महीने के बाद जब पुनः फॉर्म निकला फिर भरे, रिटेन उन्होंने पास किया और मेडिकल भी पास किया। तो उसके बाद जो है इनका एडमिशन हो गया। ये 1946 की बात है। 1947 में देश आज़ाद होता है। इनके पिताजी शकरगढ़ से पूरी फैमिली के साथ चले आते हैं। ये 5 भाई थे, दूसरा नंबर इनका था और ये पंजाब में जो गुरदासपुर ज़िला है उसके पास एक जंगल गांव है, वहाँ पर आकर के बस गए। इनके पिताजी स्वयं ब्रिटिश आर्मी में थे, डोगरा में, लेकिन वक्त का पहिया घूमता है, सबको रिटायर होना पड़ता है, रिटायर हो गए। और ये जो बेंगलोर में 1946 में जो उनका एडमिशन हुआ था, जब देश आज़ाद हुआ तो ये जो है भारत, जो आज हमारा देश है, उसके अंदर आ गए थे, तो इनका वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया गया और जालंधर किंग जॉर्ज मिलिट्री इंडियन एकेडमी में ट्रांसफ़र कर दिया गया, स्कूल एकेडमी कॉलेज में, और यहाँ पर इन्होंने पढ़ाई की इंटर तक। उसके बाद 1953 में यह इनका एनडीए में सिलेक्शन हो गया और 3 साल एनडीए में 56 तक इन्होंने एनडीए में कोर्स किया और जब एनडीए कंप्लीट हो गया तो 1 साल के आईएमए देहरादून में इनका सिलेक्शन हो गया इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। 1 साल इन्होंने करने के बाद इनका जो है पहली पोस्टिंग 2nd लेफ्टिनेंट के पद पर 3rd फर्स्ट गोरखा राइफल में किया। फिर 59 में इनको लेफ्टिनेंट बना दिया गया और 1960 में कैप्टन बने और वहाँ से 1st गोरखा राइफल में इनकी पोस्टिंग हो गई। 1960 में कांगो बेल्जियम से अलग हुआ और जून में अलग होता है और जुलाई में वहाँ पर जो है सेना में विद्रोह फैल जाता है। आप जानते हैं हमारा देश भी जो है 1947 में आज़ाद हुआ था और आज़ाद होते ही हमारे देश में जो हिंदू मुस्लिम का राइट हुआ, कई लाखों आदमी मरे। उसी तरह से कांगो में भी जो है लोग मरे। गोरे और कालों की लड़ाई हो गई, गोरे भागने लगे तो बेल्जियम ने अपनी सैनिक भेज करके गोरों की रक्षा के लिए वहाँ पर कब्जा जमाना फिर शुरू किया क्योंकि बेल्जियम से ये स्वतंत्र हुआ था। अब वहाँ के प्रधानमंत्री जो थे उनको अपहरण कर लिए, हत्या कर दिए गए। जो दूसरे बने उन्होंने यूएनओ में गुहार लगाई, यूनाइटेड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन में, संयुक्त राष्ट्र में, और कहा कि भाई हमारी मदद कीजिए।
अक्टूबर महीने में प्रस्ताव होता कि हम आपको मदद करेंगे, और मार्च और जून 1961 में ब्रिगेडियर KAS राजा के नेतृत्व में 3000 भारतीय सैनिक कांगो के लिए निकल पड़े। उसमें हमारे पिताजी भी थे। तो अलग अलग टुकड़ियाँ, एक साथ 3000 आदमी नहीं जा सकते हैं। तो ये लोग पहुँचने के बाद जो है वहाँ पर यूएनओ का एक हेडक्वार्टर था, महल था, एलिजाबेथ विले। हवाई अड्डे से एक रास्ता वहाँ पर जाता था। यूएनओ के जो कर्मचारी थे उन्होंने बहुत कोशिश किया कि वहाँ शांति समझौता हो जाए, लेकिन शांति समझौता नहीं हो पाया। और यूएनओ के 2 अधिकारी को उन्होंने अपहरण कर लिया। एक हमारे मेजर साहब भी थे, लेकिन बाद में उन्होंने छोड़ दिया, पर इनके ड्राइवर की हत्या कर दी। जब हमारी भारतीय सेना पहुंची तो एयरपोर्ट से एलिजाबेथ विले का जो रास्ता था उस पर कटिंगा, मतलब वहाँ के जो उग्रवादी थे उनको कटिंगा बोला जाता था। और उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने एक गोल चौराहा था और एक मेंढर मेस थे, उन्होंने गोल चौराहे को कब्जा कर लिया था, रोड ब्लॉक कर दिया था कि जिससे कोई भी एलिजाबेथ विले से कनेक्शन ना हो। 5 दिसंबर 1961 को हमारे कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया को यह काम सौंपा गया कि आप जाइए और जो रोड ओपनिंग कीजिए, उग्रवादियों को मार भगाइए और रास्ता खोलिए। सलारिया साहब अपने 16 गोरखा राइफल्स को लेकर के, जिनके पास बंदूकें थी, रॉकेट लॉन्चर थे, बंदूकों में, राइफलों में आपने देखा होगा वीडियो में कि एक बैनट लगा रहता है, चाकू। जब गोलियां ख़त्म हो जाएं तो आमने सामने की लड़ाई शुरू हो जाए और बैनट एक दूसरे के शरीर में डाल दिया जाए और उसको मार दिया जाए। और गोरखा का एक निशान है, पीछे एक खोखरी होती है, वो अपने पीछे बेल्ट में हमेशा लगाए रहते हैं। यदि किसी कारणवश उनकी राइफल खराब हो जाए, क्योंकि गोलियां आती हैं, बम गिरते हैं, तो उनके जो टुकड़े हैं या गोलियां सीधे यदि बंदूक पर, राइफल्स पर हिट कर जाती हैं तो उनके बैरल या बट टूट जाते हैं। तो अपनी प्राण रक्षा के लिए और दुश्मन का सत्यानाश करने के लिए खुखरी से जो है वो खुद लड़ते हैं। और कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ गोलियां काम नहीं करती हैं, जैसे बैंकर है, खाई है, उसके अंदर निशाना नहीं लगेगा तो बैंकर में कूद करके राइफल से या तो उसको भोंप निकालो और नहीं तो खुखरी से उसको काट दो दुश्मन को। वहाँ पर गोल चौराहे पर 2 बख्तरबंद गाड़ियाँ थी और अगल बगल उनके जो कटिंगा मेडल्स में थे वह छुपे हुए थे। ये जो बख्तरबंद गाड़ी जाते हैं एक जगह, उसके बाद अपने रॉकेट लॉन्चर से वो 2 बख्तरबंद गाड़ियों के ऊपर अटैक करते हैं और उसको आग में परिवर्तित कर देते हैं, क्योंकि उसमें आग लग जाती है, तोड़ देती है। तब तक जो है रॉकेट लॉन्चर से जब ये फायर करते हैं तो गाड़ी से नीचे उतरना ही पड़ता है। तब तक दाहिने साइड में झाड़ियों में जो उग्रवादी थे, मेडर मेस और कटिंगा, वह जो है हमारे भारतीय सैनिक पर फायर कर देते हैं। फायर शुरू होते ही तुरंत पोजीशन लेना पड़ता है, ज़मीन पर लेटना पड़ता है, क्योंकि खड़े रहेंगे तो सीधे मारे जाएंगे। अब दोनों तरफ से गोलियां चलने लगी। हमारे भारतीय सैनिक 16 थे और उनके 150 के करीब थे। गोलियां चलने लगी और हमारे कुछ जो गोरखा सैनिक थे वो बाद में दौड़ पड़े और अपने संगीनों और खुखरियों से भी उनको मारा। कैप्टन गुरबचन सिंह सलारिया भी लेट गए थे। हमारे पिताजी बताते हैं कि जवानों ने कहा, साहब सर को नीचे रखो, क्योंकि ऑटोमेटिक गनों से, जो उनके पास अच्छे गन थे, क्योंकि उग्रवादी के पास आप जानते हैं हमारी पुलिस से भी अच्छी गनें होती है, क्योंकि उनको गन अन्य देशों से मिलता है।
तो बेल्जियम उनको सपोर्ट कर रहा था। तो बोले कि 1 फुट ऊपर से गोलियां जा रही है, सर को नीचे रखो। लेकिन होनी को कौन टाले। कैप्टन साहब 26 साल की उम्र के थे, जोश से भरे हुए थे। उनके पिताजी भी सेना में थे, जैसे हमारे पिताजी सेना में थे। तो 26 साल का लड़का बहुत ही जोशीला होता है। एक अधिकारी भी थे, और जब वो मिलिट्री कॉलेज में अनफिट हो गए थे तो खुद अपनी बॉडी को बनाए और फिर भर्ती हो गए। इसी बीच में एक बात बताता हूँ कि जब ये एनडीए कर रहे थे तो एक उनका सहपाठी जो था उनका बड़ा मजाक करता था, तुम दुबले हो, ऐसे हो, वैसे हो। तो उन्होंने कहा यार तुमसे मैं कम नहीं हूँ। और एक बार बॉक्सिंग हो, सेना में बॉक्सिंग भी होती है, सेना में दौड़ भी होती है, कुश्ती भी होती है, हर प्रकार के गेम सेना में खेले जाते हैं। तो बॉक्सिंग के लिए उसको ललकारे और रिंग बॉक्स में आ गए। ये दुबले पतले थे, वो थोड़ा तगड़ा था। दर्शकों को ये लगा कि ये जो है सलारिया साहब उसको कहाँ जीत पाएंगे। लेकिन जैसे रिंग बॉक्स में सलारिया साहब गए और इतना ताबड़तोड़ बॉक्सिंग मुक्का मारने लगे कि विदिन 1 मिनट पे वो धराशायी हो गया। तो चिड़ियन ते मैं बाज लड़ाऊं, एक सिखते मैं 1.25 लाख लड़ाऊं। तो गुरु गोविंद सिंह कहते हैं कि मैं वो आदमी हूँ कि चिड़िया से जो है बाज पक्षी को लड़ा सकता हूँ। अब मेरा एक सिख सरदार 1.25 लाख मुसलमानों से लड़ सकता है। तो सलारिया साहब ने उसको धराशायी कर दिया। अब आते हैं मुद्दे पर। सलारिया साहब भी फायर कर रहे थे, उनके 40 जवान मारे गए थे उसमें जो उग्रवादी थे। हमारे 16 ही आदमी थे। लेकिन इन्होंने गर्दन उठाई कि जरा देखें गोलियां कहाँ से आ रही हैं, क्योंकि सर तो नीचे करनी पड़ती है और गोलियां निशाना लेकर नहीं चलती हैं जो LMG WMG होती हैं। ब्रूस्ट फायर चलता है, उधर से ब्रूस्ट फायर आ रहा है। जैसे इन्होंने गर्दन उठाई तैसे इनके गर्दन में ब्रूस्ट फायर की 2 गोली आके लग गई। वहाँ के एयरपोर्ट पर भी दूसरे देश के जहाज़ों ने हमला किया। राडार की सिस्टम इतनी अच्छी नहीं थी उस समय, कांगो बिल्कुल आज़ाद हुआ था, नया नया हुआ था। तो जैसे ही बम्बार्डमेंट हुआ, हमारे पिताजी एक छोटा सा रेडियो लिए थे सुनने के लिए। वो बम कुछ ही दूरी पर गिरता है, पिताजी हमारे लेट जाते हैं। एक बम का टुकड़ा आता है, वो ट्रांजिस्टर पर लगता है। ट्रांजिस्टर कहाँ गया पता नहीं, और एक छोटा सा सेल पिताजी की जांघ में लगता है और पिताजी हमारे घायल हो जाते हैं। तो सलारिया साहब को गोली लगती है। उसके बाद युद्ध जीत लिया जाता है, रास्ता खोल दिया जाता है, 40 आदमी मार दिए जाते हैं। और जो कटिंगा और मेडरमिश थे वह अपने साथियों को ले भी नहीं जाते हैं, छोड़ करके जैसे भूत भागता है वैसे वो भाग गए और वह जगह विजय हो गई, रास्ता साफ हो गया। इनको हॉस्पिटल ले गए, लेकिन खून काफ़ी बह जाने से दोस्तों जहाँ गर्दन में गोली लग जाए बचने की संभावना ना के बराबर होती है। खुद मैं मेडिकल का हूँ, मेरे सामने बहुत से लोग आए हैं गोली लगे हुए, बम का टुकड़ा लगे हुए, कारगिल में जो था। तो यह वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। यह रिपोर्ट यूएनओ में भी लगती है, भारत सरकार में भी लगती है। तो यूएनओ ने भी रिकमेंडेशन किया, भारत सरकार ने भी किया, और इनको भारतीयों का जो सेना का जो सर्वोच्च सम्मान होता है परम वीर चक्र, इनको सम्मानित किया गया। लेकिन दुख इस बात की है कि सन 1961 में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी जो हमारे वीरगति को प्राप्त हुए हैं सैनिक भाई, उनके पार्थिव शरीर को उनके घर भेजा जाए। तो वहीं पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। एक टोपी जो है उनकी ला करके उनके परिवार वालों को दे दी जाती है। यही है कहानी। तो हमारे देश के जो रणबांकुरे हैं वह अपने देश में तो नाम कमाते ही हैं, विदेश की धरती पर भी जा कर के जो शांति सेना जाती है उसमें भी जाते हैं। हमारी श्रीलंका भी गई है, सोमालिया भी गई है, कांगो भी गई है, और कई जगह गई है, मुझे याद नहीं है, लेकिन यह 3 तो मुझे अच्छी तरह से याद है। तो कहते हैं अब तो ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, वो लौट के घर ना आई। मतलब पहले उनका कुछ नहीं आता था, आज तो डेड बॉडी आ जाती है।
अभी आपने देखा होगा जम्मू में इनकाउंटर में उग्रवादियों के साथ हमारे 5 सैनिक शहीद हुए। एक मेरठ के गुप्ता जी थे कैप्टन, अभी उनकी लाश नहीं आई थी, तो जाकर मैं कुछ नहीं बोलूँगा। उनकी माँ कैसे रो रही थी। हमारा बच्चा, हमारा भाई, हमारा पिताजी देश के लिए शहीद हो जाए तो गर्व की बात होती है, लेकिन जो पीड़ा होती है, जो हमने सपने संजोए रहते हैं कि बच्चे की शादी करेंगे, बहू आएगी, पोते पोतियाँ होंगे, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, वह बीच में छोड़ के चला जाता है। तो अब मैं इसको कह नहीं सकता हूँ कि वह बाप सौभाग्यशाली है या अभागा है, क्योंकि बाप की डेड बॉडी बच्चे के कंधे पर जाती है, यही हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, न कि बच्चे की डेड बॉडी बाप के कंधे पर जाए। यदि शोले फिल्म आपने देखा होगा तो सचिन के जो पिताजी हैं, बूढ़े जो हैं, नाम उनका पता नहीं हमको, जब गब्बर के हाथ में गोली मार देते हैं तो गांव वाले जुड़ते हैं, तो कहते हैं भाई मेरी सुनो, मेरा लड़का शहीद हुआ है। बाप का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जब उसका जवान बेटा उसके कंधों पर शमशान घाट जाए। उस सीन को देख करके मैं एक सैनिक होने के नाते, हॉस्पिटल में होने के नाते, मैंने जन्म और मृत्यु में ही अपनी नौकरी गुजारी है। किसी को डिलीवरी होता है तो मिठाई ला कर देता है, बोला साहब मिठाई खाइए, मेरे लड़का हुआ। एक हाथ से हम मिठाई लेते हैं, दूसरे हाथ से उसका फॉर्म भरते हैं न्यूबॉर्न बेबी का। तब तक वो एक आता है, साहब मैं कफन लाया हूँ और मेरे पिताजी का डेथ सर्टिफिकेट दे दीजिए। तो दोस्तों कितना दुख होता है कि एक हाथ में मिठाई है और एक हाथ से डेथ सर्टिफिकेट भर रहा हूँ। दोनों मैंने देखे हैं, खुशी और दुख। तो यह वीडियो मैंने बनाया है, आप लोग इसको देखिए और अपने सैनिकों का सम्मान तो आप करते ही हैं, इसमें कुछ कहूँगा नहीं, लेकिन कुछ तबका ऐसा है जो सैनिकों को सोचता है कि तो शहीद होने के लिए ही भर्ती हुए हैं। बड़ी दुख की बात है जिनकी ये सोच है, उनके बस की तो बात है नहीं। आज तक कोई राजनेता, कोई सुनार, कोई एक्टर अपने लड़के को देश बचाने के लिए सैनिक में नहीं भेजा है। हम गरीब घर के बच्चे जाते हैं, देश बचाते हैं। अंबानी के परिवार का कोई नहीं जाएगा, अमिताभ बच्चन का लड़का हीरो बन जाएगा नहीं जाएगा, धर्मेंद्र के दोनों लड़के हीरो बन के नहीं गए। किसका लड़का गया? गांव का। और गांव का लड़का जाता है, परम गति को प्राप्त करता है, वीर चक्र मिले या न मिले। लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं। मैंने मेजर शैतान सिंह पर बनाया है, एल्बर्ट एक्का पर बनाया है, गुरबचन सिंह सदारिया पर बनाई दिया मैंने, और फ्लाइंग अफसर निर्मल सिंह सेक्को पर बनाया है। तो आप लोग इसको देखिएगा, महाराणा प्रताप से सब। और एक ही रिक्वेस्ट है आपसे हमारी, जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जो पुराने हैं लाइक और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी जो संस्कृति है, वीर गाथा है, और लोगों के पास जाए। क्योंकि हम तो कक्षा 6, 7, 8 में ही इसको पढ़ते थे, हमारे सिलेबस में था, अब सिलेबस में नहीं है। तो मैं आप लोगों को दोबारा याद दिलाने के लिए यह बढ़ा रहा। अच्छा दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके।